बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है कि फाइंड द फ्लोट ऑफ एनी एक्टिविटी। तो फ्लोट का क्या मतलब है कि हम अब ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो एक्टिविटीज़ जो हमारे क्रिटिकल पाथ में नहीं आती उसमें हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितनी रिलैक्सेशन है कि हम उनको डिले कर सकते हैं। दैट इज़ द फ्लोट। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बताया भी गया है, द फ्लोट फॉर एनी एक्टिविटी इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट कैन स्लिप बिफोर इट काजेज प्रोजेक्ट टू बी डिलेड। मतलब कि अब हम वो टाइम फाइंड करने जा रहे हैं कि अगर उतना टाइम हम डिले कर दें उस एक्टिविटी को तो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम उस टाइम को कैलकुलेट करना चाहते हैं जो हमारी क्रिटिकल पाथ के अलावा एक्टिविटीज़ बच गई हैं। ठीक है, तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, वही जो लास्ट में था। स्टार्ट एक्टिविटी, हमारे पास एक पाथ कौन सा है, ये वाला है, हमारे पास एक पाथ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पाथ है वो हमारे पास यहाँ से ये आएगा और यहाँ से ये हम इस तरह आ जाएंगे, ये हमारे पास सेकंड पाथ है। और हमारे पास जो थर्ड पाथ होगा वो कैसे होगा, वो यहाँ से हम ये आ रहे हैं, फिर हम ये लेफ़्ट साइड पे आएंगे, फिर यहाँ से दिस एंड देन दिस, दिस इज़ द थर्ड पाथ। ठीक है, ये हमारे पास तीन रास्ते हैं। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहले तो हमने बेसिकली ये पाथ्स को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये पाथ्स हमारे पास आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ये हमारे पास आ गया स्टार्ट, मतलब ए बी सी जो अभी हमने पाथ सेलेक्ट किए। फिर एक हमारे पास पाथ बनता है डी ई और फिर हमारे पास पाथ बनता है डी एफ जी। तो हमारे पास सबसे जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा जो 11 आ रहा है, ये हमारे पास एक क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, अब हमने क्रिटिकल पाथ तो फाइंड कर दिया था। अब इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अपने माइंड में रखना है क्रिटिकल पाथ फ्लोट से रेलेवेंट, वो ये है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे क्रिटिकल पाथ में आती होंगी, जैसे हमारा अभी क्रिटिकल पाथ कौन सा बनता है, एक्टिविटी ए, फिर बी, फिर सी और फिर ये फिनिश की तरफ। तो मतलब यहाँ पे ये जो एक्टिविटी ए होगी, जो एक्टिविटी बी होगी, एक्टिविटी सी होगी, इनकी जो फ्लोट वैल्यू है ना वो ज़ीरो होगी। ठीक है, फ्लोट वैल्यू ज़ीरो का मतलब है कि इन एक्टिविटीज़ के अंदर हम डिले को जो है तो वो कर ही नहीं सकते, डिले की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम इनको डिले कर सकें। ठीक है, इसलिए इनकी फ्लोट वैल्यू ज़ीरो होंगी। ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि ये हमारे क्रिटिकल पाथ है। अब ये जो बाकी वैल्यूज़ यहाँ पे बची हैं, डी एक्टिविटीज़, ई, फिर एफ़ और जी, ये हमारे पास वो एक्टिविटीज़ हैं जिनका हमने फ़्लोट कैलकुलेट करना है। फ़्लोट का मतलब है कि ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं जो क्रिटिकल पाथ के अलावा हैं, हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कितनी गुंजाइश है कि हम इनको डिले अगर कर सकते हैं तो कर लें, और उस वक्त तक हम डिले करेंगे जब तक हमारा प्रोजेक्ट जो है तो हम डिस्टर्ब नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये चीज़ अब हम देखते हैं कि कैसे हम फ़्लोट को फाइंड आउट कर सकते हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये तो हमने पॉइंट देख लिया कि द फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी इन द क्रिटिकल पाथ इज़ ज़ीरो। तो हमारा क्रिटिकल पाथ बनता है ए बी सी एंड देन फिनिश। तो इस एक्टिविटीज़, ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं इनमें ये देखें, ये फ्लोट वैल्यू इनकी क्या होगी, ज़ीरो। फ्लोट वैल्यू ज़ीरो का मतलब है कि इनमें कोई डिले हम अफोर्ड कर नहीं सकते। अगर किसी एक एक्टिविटी में भी डिले होगा तो अल्टीमेटली हमारा सारा प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनका हमने फाइंड आउट करना है कि उसमें कितनी गुंजाइश है हमारे पास कि हम उन्हें डिले कर सकें। तो उसको फाइंड आउट करने का जो तरीका होगा वो क्या है, वो आपने देख लेना है। फाइंड द स्टेप नंबर 3 में क्या है, फाइंड द नेक्स्ट लॉन्गेस्ट पाथ, सब्ट्रैक्ट इट्स ड्यूरेशन फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ। मतलब हमारा सबसे जो लॉन्गेस्ट पाथ था वो कौन सा था, अगर हम इसको देखें, हमारा जो सबसे यहाँ पे ये देख लेना कि हमारा जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है वो कौन सा, 11 है। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा होगा हमारे पास, बेसिकली वो हमारे पास 8 होगा। तो हमने क्या करना है, 11 माइनस 8 करेंगे। हम क्या करेंगे, 11 माइनस 8, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ है इसके अंदर ये जो एक्टिविटी डी है, एफ है एंड जी है, इनके फ्लोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 फ्लोट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आसान सा तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। ये हम इसको अब यहाँ से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये देख लें, हमने यही स्टेप को ऐसे किया हुआ है कि हमने सिंपल क्या किया है, 11 माइनस 8 किया है तो हमारे पास 3 आ गया। तो इसलिए डी की भी हमने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू 3 कर दी, एफ़ की भी फ्लोट वैल्यू 3 कर दी और जी की भी फ्लोट वैल्यू 3 कर दी। मतलब ये जो पाथ होगा, इस पाथ में जितनी एक्टिविटीज़ आ रही हैं उन सब की फ्लोट वैल्यू 3 कर दी। तो फ्लोट वैल्यू 3 करने का मतलब यह है कि अगर 3 आवर्स
हमारे पास ये गुंजाइश है कि हम इस एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन यूज़ दिस मेथड टू फाइंड आउट फ्लोट फॉर एवरी एक्टिविटी इन द प्रोजेक्ट। और इसी तरह हम अगर बाकी अगर कोई एक्टिविटी रह गई है तो हम क्या करेंगे, फाइंड द नेक्स्ट लॉन्गेस्ट पाथ। मतलब नेक्स्ट लॉन्गेस्ट हमारा कौन सा था, 7, वही रह जाता है ना कि जिसका जो हमारे पास लॉन्गेस्ट आया था वो 7 था। तो हम क्या करेंगे, 7 माइनस या ये करेंगे 11 माइनस 7 करेंगे तो उसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी ई की वैल्यू हमने अपडेट कर दी 4, और ये जो एक्टिविटी डी है ये तो हमने पहले इसकी वैल्यू सेट कर दी थी 3, ठीक है ना। तो जिस एक्टिविटी के फ्लोट की वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट कर ली होगी, आप उसे रिप्लेस ना करें, ठीक है, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो रह गई होगी उसकी वैल्यू हमने इस तरह अपडेट कर दी। इसी तरह अगर कोई और पाथ होता तो हम क्या करते, नेक्स्ट लॉन्गेस्ट को हम सिलेक्ट करते। मतलब अगर कोई और पाथ होता जिसका वैल्यू 6 आ रही होती तो हम 11 माइनस 6 करते, तो उसमें जो 5 वैल्यू होती वो उसके अंदर अगर कोई एक्टिविटीज़ होती तो उनकी फ्लोट वैल्यू 5 सेट कर देते, ठीक है। तो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू हम फ्लोट वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि हम किस एक्टिविटी को थोड़ा सा डिले कर लें तो फिर भी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकते हैं। इससे हम प्रिसाइजली बता सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स कितनी गुंजाइश हमारे पास अवेलेबल है। तो दिस इज़ अबाउट द फ्लोट कि हम कैसे जो हमारे क्रिटिकल पाथ है उसके अंदर फ्लोट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने जो है तो टोटल फ्लोट टेल्स हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम यू हैव, जो हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है। अगर हम अपने जो है तो एक पाथ की बात करेंगे 4, 3, 7, ठीक है, 14, ABC इज़ द क्रिटिकल पाथ विद टोटल ड्यूरेशन। यहाँ पे अगर हमारा जो क्रिटिकल पाथ है वो कौन सा बनता है, ABC एंड दिस, तो इसकी टोटल यहाँ पे आता है जो ड्यूरेशन आता है वो 14 है, ठीक है। तो अगर बाकी का हमने फाइंड करने ड्यूरेशन फाइंड करनी है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ए की ड्यूरेशन हमारे पास क्या आती है, 10 ड्यूरेशन आ जाएगी, ठीक है। ये तो हम सिर्फ अभी वही काम करें जो हमने क्रिटिकल पाथ में किया था कि अगर ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना हो, ठीक है। तो हर एक की, और इसी तरह इसी मेथड से अगर आपने फिर फ्लोट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप वो भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने वही फाइंड करना, मतलब 14 है तो नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पाथ एक बनता है 10, तो हम 10 में से 14 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह एक हमारे पास पाथ की वैल्यू बनती है 11, 11 में से 14 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो हम डी और ई की जो फ्लोट वैल्यू होगी वो 3 सेट कर देंगे, ठीक है। तो आपको एक समझ आ गई कि हमने जो हमारे पाथ हैं क्रिटिकल पाथ के अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी फ्लोट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह आप हर पाथ की टोटल फ्लोट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल इस पाथ की अगर हमने टोटल फ्लोट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो लेट सपोज कि इसकी फ्लोट वैल्यू 3 है, इसकी 4 है, इसकी भी 3 है, तो 3 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 10 वैल्यू इसकी आ जाएगी। जो क्रिटिकल पाथ होता है उसकी फ्लोट वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। टोटल फ्लोट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल पाथ इज़ ज़ीरो बिकॉज हर एक्टिविटी की फ्लोट वैल्यू उसमें तो ज़ीरो है। उसके अलावा जो पाथ हमारे पास अवेलेबल होंगे उनकी अगर हमने टोटल फ्लोट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो फिर उनको ऐड अप करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पे ये लिखा हुआ है, टू फाइंड द फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी फिगर आउट हाउ मच इट कैन स्लिप बिफोर इट मेक्स द प्रोजेक्ट लेट, द फ्लोट फॉर एनी एक्टिविटी इन द क्रिटिकल पाथ इज़ ज़ीरो। मतलब क्रिटिकल पाथ में जो भी एक्टिविटी आएगी उसका फ्लोट वैल्यू ज़ीरो होगी, और बाकी की जो फ्लोट वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्रिटिकल पाथ के अलावा जिसकी सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन आ रही होगी उसको आपने माइनस करना है, और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो उस पाथ के अंदर जितने एक्टिविटीज़ होंगी उनके फ्लोट वैल्यू आपने सेट कर देनी है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द फ्लोट वैल्यू ऑफ ईच एक्टिविटी इन अ नेटवर्क डायग्राम और प्रोजेक्ट डायग्राम। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।